क्लास और नेक्स्ट क्लास जो है मेरा वो है कट ऑफ मैप का। एक्चुअली बुलियन अलजेब्रा में जो है हम लोग क्या करते थे, बुलियन अलजेब्रा में हम लोग का काम था सिंप्लीफाई करना। बुलियन एक्सप्रेशन जो हमें दी गई होती है उसे क्या करते हैं हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का जो पर्पस है वो क्या है हमारा, उसका पर्पस है कि मिनिमम लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करके हम कोई भी सर्किट बना सकें। ओके, तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। वैसे जो बुलियन अलजेब्रा का अपना सेक्शन है वो जब भी कॉलेज खुलेगा तो एक दिन का क्लास हम लोग उस दिन जरूर लेंगे, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा में देखो थ्योरेटिकली बहुत कुछ लिखना पड़ता है और उसके लिए मेरे पास बोर्ड अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से मेरा बुलियन अलजेब्रा का क्लास में ड्रॉप कर रहा हूँ, आपका एक्सरसाइज नहीं करवा पाया हूँ। तो मुद्दा आता है उसका एक्सरसाइज करना थोड़ा टफ भी होता है, लेकिन जो काम हम लोग बुलियन अलजेब्रा की मदद से करते हैं उसको करने के लिए मेरे पास दो टेक्निक और भी दिया गया है। जैसे एक हो गया के मैप, एक है ट्यून मेथड, एक है सिलुस्की मेथड। कुछ अलग अलग मेथड है, लेकिन मुद्दा वही है कि हमें जो करना है वो क्या करना है, रिड्यूस द साइज ऑफ एक्सप्रेशन, ताकि हमारा जो सर्किट हो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल हो। तो अब यह काम करने के लिए हमारे पास एक मेथड दी गई है जिस मेथड का नाम है के मैप। के मैप का जो फुल फॉर्म होता है बच्चे लोग वो होता है तुमको, ये बहुत आसान है, जिसका मैथ कमजोर है वो भी ये कर लेगा। तो के मैप का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, इट स्टैंड फॉर कर्नल। ओके, इट इज अ सिंप्लीफिकेशन टेक्निक दैट इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द बूलियन expression. Okay, the Boolean theorem and De Morgan's theorem are useful in simplify the logic expression when we realize logic expression using gates. मुद्दा क्या करता है, बुलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल भी हम इसलिए करते थे कि रियलाइज जब करना चाहे, मतलब रियलाइज का मतलब होता है सर्किट डिजाइन, सर्किट का इम्प्लीमेंटेशन। जिस समय आप सर्किट इम्प्लीमेंट कर रहे हो, सर्किट को बना रहे हो, उस समय में मिनिमम नंबर ऑफ लॉजिक गेट का यूज होना चाहिए। तो वो भी है। और कथा क्या है, द नंबर ऑफ लॉजिक गेट रिक्वायर्ड टू रियलाइज द लॉजिक एक्सप्रेशन शुड बी रिड्यूस टू मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स बाय यूजिंग बूलियन थ्योरम और बूलियन अलजेब्रा और के मैप सिंप्लीफिकेशन टेक्निक। हम बूलियन अलजेब्रा का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टफ पड़ता है, मैथमेटिकल टेक्निक यूज होता है उसमें। लेकिन एक सिंपल टेक्निक है मेरे पास के मैप, इसे आप लोग यहाँ से पढ़ना चालू कीजिएगा और यकीन मानिए बहुत सिंपल है, बस प्रैक्टिस करने की चीज है। कहता क्या है, द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द स्विचिंग और बूलियन लॉ and theorem become complex with the large number of variable and term। कहता है जब आप बुलियन अलजेब्रा और बुलियन लॉ की मदद से जो करते हो, स्विचिंग लॉ बोलो बुलियन लॉ बोलो एक ही बात होता है। तो बुलियन अलजेब्रा की मदद से जब हम बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने जाते हैं ना, तो उस समय क्या होता है, थोड़ा वो क्रिटिकल हो जाता है उसको सॉर्ट आउट करना। देखो सही तरीके से अगर हम लोग कॉमन ले पाए तो बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन अगर सही तरीके से कॉमन लेने में दिक्कत हुई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी सी आपको। बात समझे, सही रिजल्ट मिलेगा आपको या नहीं मिलेगा, ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उसके उसमें। अगला कहानी है तुम्हारा, इस चीज को हम लोग दूसरे टेक्निक से भी कर सकते हैं। उस टेक्निक का क्या कहता है, नाम है तुम्हारा के मैप। वो इजी पड़ेगा तुमको। कहता है द के मैप टेक्निक प्रोवाइड ए सिस्टमेटिक मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग एंड मैनिपुलेटिंग स्विचिंग एक्सप्रेशन या बुलियन एक्सप्रेशन, दोनों में से कुछ भी बोलो, बात बराबर है, स्विचिंग एक्सप्रेशन बोलो या बुलियन एक्सप्रेशन बोलो। इन दिस टेक्निक the information contained a truth table that is available in the POS or shop form, POS form और shop form is represented on the KMAP। देखो जब हम बुलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं ना तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक्सप्रेशन मेरा POS में है या शॉप में है, लेकिन जब हम KMAP पढ़ेंगे ना तो हमें सबसे पहले यही चीज डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा एक्सप्रेशन जो है वो शॉप में है या पॉस में है। शॉप और पॉस में मैं आगे चलता हूँ, पहले के मैप को खत्म कर देता हूँ इसकी थ्योरी को। के मैप इज इजियर देन बुलियन अलजेब्रा और लॉ और थ्योरम टू सिंप्लीफाई बुलियन एक्सप्रेशन, बट के मैप हैज लिमिटेशन। हाँ, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है वो देख लीजिए आप लोग। इट इज नॉट एबल टू सिंप्लीफाई मोर देन 6 वेरिएबल एक्सप्रेशन for more than 6 variable expression instead of K-map, Quinn और MC-Lusky method are used। ये दो अलग मेथड है जो कि बाद में पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में से है नहीं, हमारे सिलेबस में K-map तक ही है। तो K-map को पढ़ना है आपको।
तो केमैप का एक मजबूरी है कि अगर आप कोई भी एक्सप्रेशन 6 वेरिएबल से ऊपर का यूज करोगे ना तो फिर नहीं होगा। जैसे कि देखो क्या है यहाँ कह रहा, ये तुमको दिखाते हैं। देखो ए बी सी प्लस ए बी प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी, तो कहता है इसमें कितने वेरिएबल का आपने यूज किया है। देखो एबीसीडी मैक्सिमम जो यूज किया हो कितना किया हो, 4, तो ये हो जाएगा। लेकिन इसी जगह पर ए बी सी डी ये भी हो जाएगा। इसमें भी जो मैक्सिमम किए हो कितना किए हो, 4 किए हो, ई कर लो, ये भी हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम वेरिएबल है वो कितना है किसी टर्म में, वो है तुम्हारे 5। ये भी हो जाएगा किसी भी वेरिएबल में, सब 6 का हो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब है कि किसी टर्म में, इट्स कॉल्ड टर्म, ये याद रखना, इट इज कॉल्ड टर्म। एक जो होता है ना किसी ऑपरेटर के जोड़ने के बाद, मतलब किसी गेट के जोड़ने के बाद अगर कोई एक जो पूरा टर्म होता है वेरिएबल का सेट, दैट इज कॉल्ड ए टर्म। और किसी भी टर्म में 6 वेरिएबल से ज्यादा होगा तो कर्नल मैप फेल हो जाएगा। एक है तो चलेगा, एक है तो चलेगा, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, तो बात इसमें एक ही है, ए बी प्लस ए, ये भी चलेगा, इसमें भी मैक्सिमम 2 ही है। और ए बी सी प्लस ए बी प्लस ए, ये भी चलेगा, इसमें भी मैक्सिमम जो है वो कितना है, 3 ही है। एक टर्म में ये क्या कहता है, एक टर्म में मैक्सिमम कितने होने चाहिए वेरिएबल की संख्या, 6 होनी चाहिए। 6 के बाद कर्नल मैप का इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। ये कितना भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर ऑफ टर्म कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म कितना देते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक टर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल जो होगा वो कितना होगा, 6 होगा, तभी आप के मैप के जरिए कर सकते, ये याद रखना। ओके, जस्ट रिमेंबर इट, और इसको कॉपी में भी लिख लीजिएगा आप लोग। तो कहता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन टेक्निक यूज्ड इन के मैप। अभी जो मैंने बोला था कि ऊपर में बताया था ना सॉप और पॉस फॉर्म में होगा, तो देयर आर 2 टेक्निक यूज्ड इन कर्नल मैप। अब हमें मस्ट है ये जानना पड़ेगा सॉप क्या होता है, पॉस क्या होता है, तभी हम इसको कर पाएंगे। तो पॉस बाद में देखेंगे, पहले हम लोग सॉप देख लेते हैं, ठीक है। एसओपी इट्स कर्नल मैप में एक टेक्निक यूज होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि 2 अलग अलग बातें होती है। आप देखिएगा सॉप और पॉस हम लोग देख चुके हैं बुलियन अलजेब्रा में भी, लेकिन उस समय में हमें ये चीज कंसीडर करना जरूरी नहीं था और ना समझते थे और ना इसकी कोई जरूरी थी कि हम इस चीज को लिखें ये सॉप है या पॉस है। लेकिन जब बुलियन अलजेब्रा नहीं के मैप की बात करेंगे तो हमें ये जानना सबसे पहले मस्ट होगा कि हम सॉप का बात कर रहे हैं या पॉस का बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें होती है। सॉप और पॉस कोई दूसरी चीज नहीं है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। आप लोग की आदत गंदी है, आप वीडियो स्किप करके चले जाते हो, या यहाँ मैं बैठा नहीं हूँ यूट्यूब सब्सक्राइबर बैठाने के पढ़ाने के लिए, आप उसको स्किप ना करें, आप उसे कंप्लीटली मेरे वर्ड को सुने, क्योंकि हर एक वर्ड नेसेसरी है। अगर आप क्लास में होते तो 1.5 घंटे तक मेरे सामने बैठे हुए होते, तो फिर आप 40-50 मिनट का वीडियो क्यों नहीं देख पा रहे हो। अगर कोई नहीं देख रहे हो तो गलत बात है, आप उसको जरूर देखो, क्योंकि नोट्स में हर चीज अवेलेबल नहीं है बच्चे, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको सुनना ज्यादा जरूरी है। अगर नोट्स से ही हो जाता तो फिर वीडियो लेक्चर बनाने का जरूरत क्या पड़ता। तो देखो 2 बातें हैं, जब तुम कोई सर्किट बनाते हो ना तो स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है वहां पर, कहते हैं अगर तुम 1 पास किया मतलब स्विच ऑन, 0 पास किया इसका मतलब स्विच ऑफ। तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ 2 बातें हैं। अब एक चीज देखिए कि आपको मैं एक फैन एक स्विच देता हूँ, क्या दिया हूँ, एक स्विच दे दिया हूँ। अब एक स्विच देने के बाद कहता क्या हूँ कि इस फैन को जलाने के लिए, एक फैन है मेरे घर का इलेक्ट्रिक वायरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, एक फैन है जिस फैन में मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक स्विच दे दिया हूँ, जिस स्विच को जब आप ऑन करोगे तो क्या हो जाएगा, पंखा चल जाएगा, ऑफ करोगे तो क्या होगा, पंखा बंद हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे 2 बातें होती है, एक है कि हम पॉजिटिव सेंस में बात करें। पॉजिटिव सेंस कहने का मतलब मैं कहूंगा आउटपुट 1 कब आएगा, मतलब मैं आउटपुट 1 की बात कर रहा हूँ, तो स्विच ऑन करूंगा तो आउटपुट 1 आएगा। मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि स्विच ऑन करोगे तो पंखा ऑन हो जाएगा, लेकिन इसका नेगेटिव थ्योरी क्या है, स्विच ऑफ करोगे तो पंखा ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब
उस केस में जो अल्टरनेट वैल्यू आ रहा है वो ऑफ आ रहा है। अगर मैं बात कर रहा हूँ आउटपुट 1 पे, मेरा जो सर्किट है वो आउटपुट 1 के लिए बना हुआ है, तो उस समय में हम क्या देखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे, मतलब 1 वाले को कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आउटपुट 0 कब आएगा, मेरे दो आउटपुट आ सकते हैं ना, आउटपुट या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा, मतलब या तो हाई आएगा या तो लो आएगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट है। जब तुम सर्किट इस हिसाब से बना रहे हो कि तुम्हारा जो टारगेट है वो है कि कब आउटपुट 1 आएगा, मतलब आउटपुट हाई आएगा, तो इस केस में तुम पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करोगे, 1 को कंसीडर करोगे। लेकिन जब बात करोगे कि वैल्यू 0 कब होगा, आउटपुट 0 कब होगा, तो उस केस में जो कहानी होगा वो कहानी होगा निगेटिव वैल्यू में। तो सॉप और पॉस में बेसिक थ्योरी यही अंतर है। सॉप कहता है, ये कंसीडर करता है पॉजिटिव वैल्यू को, मतलब आउटपुट कब 1 आएगा, और इसमें जो हमारा जो कंसीडरेशन होता है वो कंप्लीट 1 पर होता है, 0 पर नहीं होता है। उसी तरह से सॉप जब पॉस में बदल जाएगा पीओएस में, तो उस केस में क्या होता है, पीओएस कहता है कि भैया आउटपुट 0 कब आएगा। तब हम लोग ये ध्यान में देने लगते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट कब 0 देगा। तो सॉप और पॉस को इससे समझना जरूरी है। एक होता है निगेटिव लॉजिक से बना हुआ सर्किट और एक होता है पॉजिटिव लॉजिक से बना हुआ सर्किट। खैर ज्यादा बटन मत लो, अगर ये सा बटन हो रहा है तो इसको भी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी हम कंप्लीट पढ़ेंगे पहले सॉप को, पॉस नेक्स्ट वीडियो में। सॉप, इट इज द फॉर्म ऑफ सम ऑफ 3 वेरिएबल और टर्म, सम ऑफ 3 वेरिएबल और मेनी टर्म। तो कहता है, ये कहा है इट इज द फॉर्म ऑफ सम ऑफ 3 को हटा देना तो बच्चे लोग इस नोट्स में से, ओके 3 हटा देना, लिखना इट इज द फॉर्म ऑफ सम ऑफ वेरिएबल और मेनी टर्म विथ each individual term is a product of 2 variable or more than 2 variable such as, यहां पे देखो ध्यान से, प्रोडक्ट मतलब गुना होता है और सम मतलब जोड़ होता है। तो देखो यहाँ पे जो बेसिक थ्योरी है वो ध्यान रखो, कहता क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट में जो एक टर्म होगा, ये एबीसी एक टर्म हो गया, तो जो एक टर्म होगा उसका आपस में रिलेशन जो होगा वो प्रोडक्ट वाला होगा। इंटू 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 को प्रोडक्ट समझते हैं ना हम लोग, तो जब एंडेड ऑपरेशन है तो उसको यहाँ पे कहते हैं प्रोडक्ट। इंटू 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 मतलब प्रोडक्ट, और जब एक टर्म का रिलेशन दूसरे टर्म के साथ होगा तो वो एडेड होगा, मतलब सम होगा। तो क्या हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब बहुत सारे वेरिएबल के प्रोडक्ट का सम कर रहे हैं, इसलिए इसे कहा जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट। ओके, कहता है द सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म आर नॉट एक्चुअली एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, इनफैक्ट दे आर ऑरेड एंड एंडेड। यहाँ पे एबीसी एंडेड है और ऑरेड होता है एक टर्म दूसरे के साथ। ओके, फंक्शन इन शॉप फॉर 0 इज रिप्रेजेंटेड सो जाओ ठीक से जाओ। तो कहता क्या है, सच एज अब यहाँ थे दे आर ऑरेड और एंडेड, तो कहता है इन सब फॉर्म 0 इज रिप्रेजेंटेड विथ ए बार साइन, मतलब कहता है कि अगर एक वेरिएबल में 0 वैल्यू आएगा तो उसको आप बार साइन के साथ करोगे, एंड 1 इज रिप्रेजेंटेड विथ विदाउट बार साइन। तो मतलब है कि सॉफ्ट फॉर्म में क्या होता है, जो भी हम लोग बुलियन अलजेब्रा में भी देखे थे, तो सॉफ्ट फॉर्म में क्या होता है कि अगर एक वेरिएबल है और उसमें वैल्यू कंटेन किया 0, इट मींस वो रिप्रेजेंट लिखाएगा कैसे, ए बार। अगर तुम ए लिखे इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ ए इज 1। ओके, यहाँ पे क्या समझ में आएगा आपको कि अगर कोई भी वेरिएबल बार या डैश सिंबल के साथ है तो इसका मतलब वो 0 कंटेंट किए हुए है, और अगर कोई वेरिएबल 1 है इसका मतलब वो बिना बार का साइन का आएगा। तो सॉफ्ट फॉर्म जो है वो देखो, सॉफ्ट फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड एज एबीसी प्लस एबीसी बार प्लस ए बार बी बार। तो यहां पर ए का वैल्यू कितना हो गया, 1, क्योंकि ये
बार नहीं लगा हुआ है, ओवर बार नहीं लगा हुआ है, डैश नहीं लगा हुआ है। बी का वैल्यू कितना हो गया 1, सी का वैल्यू कितना हो गया 1। ओके, यहाँ पर ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 और सी पे बार लगा हुआ है, इसलिए इट्स वैल्यू इज 0। उस तरह से ए पे अगर बार लगा दिए तो 0, बी पे भी बार लगा हुआ है, इसका मतलब 0। ओके, बात समझ गए कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन सब फॉर्म में है, सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब हर टर्म का हर एक वेरिएबल आपस में एंडेड होगा, एक टर्म दूसरे टर्म के साथ क्या होगा, ऑरेड होगा, तो इसको क्या कहते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। और इस केस में क्या याद रखना है आपको कि अगर कोई भी वेरिएबल पे ओवर बार साइन है, इसका मतलब उसका वैल्यू 0, और जिसमें ओवर बार साइन नहीं है, इसका मतलब उसका वैल्यू 1। ओके, in mathematical representation, sigma m, it's called sigma m. Sigma m is used to represent a soft form. आप मैथमेटिकल के जगह पर बुलियन भी लिख सकते हो। ओके, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो या बुलियन रिप्रेजेंटेशन में भी आप लिख सकते हो। बुलियन फंक्शन रिप्रेजेंटेशन भी इसको लिख सकते हो। तीन चीज लिख सकते हो आप, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बोलो, बुलियन फंक्शन रिप्रेजेंटेशन बोलो, बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन बोलो, कुछ भी बोलो आप इसको। In mathematical representation, sigma m is used to represent a soft form. Soft form को रिप्रेजेंट करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, सिग्मा। अब चलते हैं हम लोग इसके आगे। इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, चलो वो होता है कि मैप कुछ नहीं होता है, ये जो है एक सिंपल सा क्या है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफिकल फॉर्म में आप लोग क्या कर सकते हो, ग्राफिकल फॉर्म में आप लोग इसको क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसका कि फॉर्म क्या है, मैट्रिक्स का फॉर्म है, मतलब कलेक्शन ऑफ रो और कॉलम। नंबर ऑफ रो और कॉलम रिप्रेजेंट करने का जो टेक्निक है वो अब देखते हैं कि कैसे। जब तुम मैट्रिक्स बनाओगे तो बात आती है कि मैट्रिक्स बनेगी कैसे, पहले तो ये डिसाइड कर लिया जाए। तो कहता है कि जो मैट्रिक्स बनता है उसका नंबर ऑफ सेल जो है, नंबर ऑफ सेल, ये हैश मतलब हम लिखते हैं नंबर ऑफ सेल, तो नंबर ऑफ सेल इक्वल टू 2 to the power n, where n is number of variable in an expression, जहां पर n का मतलब हो गया एक्सप्रेशन में कितने नंबर ऑफ वेरिएबल हैं, 2 to the power n। तो कहता है अगर 2 वेरिएबल है, अगर वेरिएबल का नंबर कितना है 2 है, तो नंबर ऑफ सेल कितना होगा 2 to the power n, मतलब 2 to the power 2 बराबर कितना हो गया 4। अगर 3 वेरिएबल है तो 2 to the power 3 मतलब 8। अगर 4 वेरिएबल है तो 2 to the power 4 16। अगर 5 वेरिएबल है तो 2 to the power 5 32। 6 वेरिएबल है तो 2 to the power 6 64। ओके, ये इसका तुमने टोटल नंबर ऑफ सेल बनाने का मैथमेटिकल फार्मूला है। और हम बता ही दिए कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है, मतलब एक टर्म में जो मैक्सिमम है, जरूरी नहीं है सब में हो, लेकिन जो सबसे बड़ा टर्म तुमको दिखेगा उसमें अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल तुमको दिखाई दे दिया कि तुम्हारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल है वो कितना है 4 है, तो इसका मतलब वो 4 सेल का वैल्यू बनना चाहिए। 4 सेल है उसके, वो सॉरी 4 वेरिएबल है तो उसका टोटल नंबर ऑफ सेल जो है 16 होगा। तो ड्रॉइंग ऑफ के मैप। ओके, तो चलिए यहाँ पर इस जगह पर जस्ट रिमेंबर इट, इस जगह पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस और करना है। ये जिसका नोट्स है वो बहुत शॉर्ट कर दिया कॉपी को, और मेरा कॉपी खो गया है। कहता है ड्राइंग ऑफ के मैप, आपने ये देख लिया। अब चलते हैं इसका प्रैक्टिस सेक्शन में। देखिए आपको दिया गया है एक वेरिएबल एबीसी प्लस एबीसी बार प्लस ए बी बार सी बार। तो ये क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन आपको मिल गया। टोटल नंबर ऑफ इसमें जो है, अगर पूछे है कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है तो एबीसी ही है ना, सी बार को अलग मत कैलकुलेट कर लीजिएगा, एबीसी है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इसमें कितना हो गया, इज 3। तो टोटल नंबर ऑफ सेल
कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 कितना होगा? 2 टू द पावर 3। ओके, तो इसमें बनेगा 2 टू द पावर 3। चल, ये तो हमने तुमको 2 टू द पावर 3 का बता दिया। एक काम करते हैं, इसको छोटा करते हैं। पहले 2 टू द पावर 2 वाला तो देख लें। अगर तुम्हें ये वेरिएबल ऐसा दिया गया है, ए बी बार और ए बार बी बार, ऐसा एक्सप्रेशन है, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इसमें कितना है? इसमें है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल 2। तो पावर कितना लगेगा? 2 लगेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा कैलकुलेट होने के बाद? अब जो कैलकुलेशन हो जाएगा तो इसका इक्वल टू कर दो तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो जब तुम सेल बनाओगे तो कैसा बनेगा? आप टोटल नंबर ऑफ सेल इन के मैप। तो के मैप मतलब रिप्रेजेंटेशन इन किस मोड में इसको रिप्रेजेंट करना है? हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में, और उस मैट्रिक्स में कितने सेल होंगे? 4 सेल होंगे। इट इज योर के मैप। ये आपका के मैप ड्रॉ हो गया। और 4 को जब भी करोगे तो कोशिश करना है आपको 2 डायमेंशनल बनाने का। ये आपका सही है। आप किसी भी सूरत में आप इसको ऐसे नहीं बना देंगे। आप कहिएगा कि आप सर इसको ऐसे बना दीजिए, नहीं, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। ओके, इट्स रॉन्ग। आप इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं। जब भी बनाइएगा तो इसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाइएगा, याद रखिएगा, जहां तक संभव हो सके। तो 4 ये गलत है, ये सही है, 4 ये गलत है। उसी तरह से आप कहोगे कि ना सर हमें जो है ना, मेरे को ऐसा नहीं बनाना है, मैं क्या करता हूँ ना, ऐसा बना लेता हूँ। आप चाहो तो ऐसा भी कर दोगे 4 से। ओके, 4 सेल तो सर अभी भी है, नहीं ये भी गलत है। आप जब भी करेंगे तो क्या करेंगे? ये भी गलत है और ये भी गलत है। आपका जो सही है वो कौन सा है? ये वाला सही है। 4 सेल बनाओगे, 1 2 3 4 सेल, मैट्रिक्स बन गया। कितने सेल का बन गया? 4 सेल का बन गया। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको? ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल। और टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल से टोटल नंबर ऑफ सेल कितना होगा के मैप में, तब के मैप को ड्रॉ करने की बात आई तो दिस इज योर के मैप 4 साल के सेल के लिए। उसी तरह से अब बात आता है, ये दोनों गलत है, याद रखना, ये गलत है, ये गलत है। जब भी बनेगा तो मैट्रिक्स का फॉर्म में बनेगा और कोशिश करेंगे 2 डायमेंशनल बनाने का। इसमें टोटल नंबर ऑफ कितना है? 3 है। तो जब 3 है तो अब कितना हो जाएगा? ये इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। ओके, जब ये 8 हो गया तो ड्राइंग ऑफ के मैप, तब के मैप का ड्राइंग करो। तो सेल नंबर तुमको 8 बनाने हैं। तो अब क्या है, 2 डायमेंशनल तो बनेगा लेकिन इक्विवेलेंट रो और कॉलम में नहीं हो सकता है। अब या तो हमको 4 2 करना पड़ेगा या तो 2 4 करना पड़ेगा। तो इसके जो तरीके हैं आपके वो क्या है? या तो आप ऐसा बना लो, ये भी 8 हो गया, ये भी सही है। ओके, या तो आप ऐसा बना लो, ये भी 8 है, दोनों सही। या तो तुम ऐसे बना लो, या तो तुम ऐसे बना लो, दोनों सही, याद रखिएगा।
अब बाकी दोनों में से कोई मेथड और तीसरा कोई भी तरीका यूज किए आप तो वो गलत होगा। जैसे कि अब आप कहिएगा कि हम 8 हिस्सा बना दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गलत है। ओके, क्योंकि मैंने क्या कहा, आपको 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स के फॉर्म में क्रिएट करना है। आप कहोगे कि ना सर मैं ऐसा बना देता हूं, ये भी गलत है। क्या है, अगर आप इसको ऐसा करोगे, मतलब 8 सेल तो है अभी भी इस मैट्रिक्स में, लेकिन क्या है, ये 2 डायमेंशनल फॉर्म में आपको कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करें, उसको स्क्वायर फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है। तो बात समझ गए, ये भी गलत है, वो भी गलत है। बस सही कौन है मेरा, ये दोनों सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, या तो ये हो जाए या तो ऐसा हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ड्राइंग ऑफ के मैप का ड्राइंग ऐसे होता है। अगला अगला है तुम्हारा ये ए बी सी डी, ए बी सी डी बार, ए बी सी बार डी। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए सर, 4। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल हो गए 4, तो कितने हो गए, 2 टू द पावर 4। और जब 2 टू द पावर 4 हो गया तब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सेल इक्वल्स टू कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ सेल इन के मैप हो गए आपके 16। तो 16 में तो कोई बड़ी जो परेशानी ही नहीं है, आपको बस सीधा लाइन नहीं करना है, नॉट हॉरिजॉन्टली नॉट वर्टिकली, आपको कोशिश करना है स्क्वायर शेप देने का। तो आप 4 4 का बना लीजिए, 4 इंटू 4, ये हो गया आपका 4 4 का के मैप। तो जब ये ड्रॉ हो गया तो आपका ड्राइंग आपका कंप्लीट हो गया। और कोई भी इसके अतिरिक्त 4 4 छोड़ करके 16 जब भी होगा तो ऐसा ही बनेगा, 2 4 जब भी होगा तो इतना ही दूर होगा, 1 2 3 4। लेकिन जो तुम्हारा वो 3 वाला है उसमें तुम्हारे मूड पर डिपेंड करता है तुम क्या यूज करना चाहते हो। तुम चाहो तो हॉरिजॉन्टली बना लो ग्रुप में, और तुम चाहो तो वर्टिकली बना लो, ये आपकी मर्जी है, आप हॉरिजॉन्टली बनाते हैं या वर्टिकली बनाते हैं। ओके, अगला जो इसका सिंप्लीफिकेशन टेक्निक में आता है, ड्राइंग कस के कीजिएगा, भूलना नहीं। अगला जो इसका सिंप्लीफिकेशन टेक्निक में टॉपिक है वो है तुम्हारा ड्राइंग के बाद, ये देखो ड्राइंग किया हुआ है, ड्राइंग को तुम वहां पे जो मैंने अभी पढ़ाया है उसको अपने नोट में लिखिएगा। इसने इस नोट से उसे गायब कर दिया, और जहां जहां बोला हूं नहीं होगा उसको भी बनाइएगा और कट करके लिख दीजिएगा, इट इज नॉट पॉसिबल इन के मैप। अगला है तुम्हारा द डिसएडवांटेज ऑफ बुलियन अलजेब्रा इज इट इज एप्लीकेबल फॉर आउटपुट 0 और 1 ओनली, बट इन के मैप one more variable is applicable, that is don't care। अब देखो डोंट केयर तुमको बाद में बताएंगे, लेकिन क्या है, बुलियन अलजेब्रा में किसी वेरिएबल की वैल्यू जो है 2 ही होती थी, या तो 0 या तो 1। लेकिन अगर आप के मैथ की बात करेंगे तो यहाँ पे एक डोंट केयर भी आता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उससे क्या हो जाता है ना, आपका जो सर्किट है और ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। ओके, ग्रुपिंग यहाँ, तो ड्राइंग हो गया। अब अगला जो आता है ड्राइंग करने के बाद वो होता है तुम्हारा ग्रुपिंग इन से के मैप में ग्रुप बनाना। तो कहता है इट विल बी डिसाइडेड बाय फंक्शन 2 टू द पावर n वेयर n इज एन पॉजिटिव इंटीजर। मतलब ग्रुप बनाना होता है इसमें। ग्रुप कैसे क्या होता है पहले ये देखो, 2 टू द पावर 0 मतलब 1 का ग्रुप बना सकते हो, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल ग्रुप। 2 टू द पावर 1 मतलब 2, तो ये हो गया प्राइम ग्रुप। 2 टू द पावर 2 मतलब हो गया टोटल 4 क्वाड ग्रुप। 2 टू द पावर 3 मतलब 8 ऑक्टा ग्रुप कह सकते हो तुम इसको। उसी तरह से 2 टू द पावर 4 तो हो जाएगा तुम्हारा ये 16। ठीक है, वो भी एक ग्रुप फॉर्म करेगा जिसको हेक्स ग्रुप कहते हैं, हेक्सा ग्रुप। 16 है इसलिए उसे हेक्सा ग्रुप कह सकते हो तुम। ओके, लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि ग्रुप जब भी बनाएंगे या तो 1 का होगा, या तो 2 का होगा, या तो 4 का होगा, या तो 8 का होगा। अब कहता है ग्रुपिंग are allow only horizontal or vertical, not diagonally. When we are starting grouping, they first of all try to group maximum। इसको कुछ नहीं लिखा हुआ है, मैक्सिमम लिखना है यहाँ पर, ग्रुप मैक्सिमम। आफ्टर दैट स्मॉल एंड देन स्मॉलेस्ट, इसको करना है।
तो अब ये तो हो गया, इस बच्चे ने इस नोट्स को फिर से आधा कर दिया। अब देखो, अब ग्रुपिंग देखो, इसके बाद तुमको ग्रुपिंग जो मैं अभी लिखा रहा हूं वो नोट्स में नहीं है, लेकिन आप अपने नोट्स में क्या कीजिएगा, लिखिएगा। बात समझ गए? बात आ रही है ग्रुपिंग की, तो ग्रुपिंग देखते हैं। मान लो ये एक के मैप ये मैप मैंने ड्रॉ कर दिया। अब के मैप को ड्रॉ करने के बाद इसकी वैल्यू मान लो कि मैंने दे दिया 1, इसकी वैल्यू मैंने दे दिया कितना, 0। अब वैल्यू कहाँ से आता है वो बाद में देखेंगे, बस अभी करना है 1 और 0। सारे सेल की वैल्यू दी जाती है। अब पता है ग्रुप करने के लिए, तो ग्रुप करने की बात होती है इसी की, वैल्यू 1 और 0। तो ग्रुप करेंगे तो कभी भी जो ग्रुप करोगे वो या तो हॉरिजेंटली होगा या तो वर्टिकली होगा, डायगोनली कभी नहीं होगा। तो देखो ये दोनों मिलके एक ग्रुप बना लिया, तो इस ग्रुप को ग्रुप कर दो। देखो ये दोनों मिलके एक ग्रुप बना लिया, और ये दोनों मिलके एक ग्रुप बना लिया, क्योंकि दोनों जीरो है ना, ये दोनों मिलके एक ग्रुप बना लिया। तो दो ग्रुप हो गए। अभी मैंने जो ग्रुप बनाया वो कितना बना लिया, दो ग्रुप बनाया। बात समझ गए? ये दो ग्रुप और ये दो ग्रुप, सिमिलर टाइप का ग्रुप बनाना है, ये याद रखिएगा। ये दो ग्रुप और ये दो ग्रुप। ओके। अब अगला कहानी कहता है कि मान लो कि चलते हैं इस पर, एक नया गेम है, इसकी वैल्यू आती है मेरी 1, इसकी वैल्यू मेरी आती है 0, इसकी वैल्यू मेरी आती है 0 और इसकी वैल्यू आती है मेरी। अब बात करते हैं कि इस के मैप में कितना ग्रुप होगा। ये भी 4 है, इसको भी कर लेते हैं हम लोग पहले ऐसा। अब ग्रुप बनाओगे तो कितना ग्रुप होगा? देखो हॉरिजेंटली ना दो इसके पास है ना इसके पास, वर्टिकली हॉरिजेंटली कोई मैच नहीं कर रहा है। तो ग्रुप जो बनेगा वो अब सिंगल सिंगल का बनेगा, क्योंकि हम एक का ग्रुप बना सकते हैं। अभी हमने देखा ना कि कितने कितने का ग्रुप बनाया जा सकता है। ग्रुप ग्रुप या तो एक मेंबर के साथ होगा, या तो दो मेंबर के साथ होगा, या तो 4 के साथ, या तो 8 के साथ, या तो 16 के साथ, और कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बात आता है कि यहाँ पे दो मिल गया तो हम दो का ग्रुप बना दिए, यहाँ दो मिल गया तो दो का ग्रुप बना दिए, हॉरिजेंटली और वर्टिकली। लेकिन यहाँ पर क्या है, हॉरिजेंटली और वर्टिकली मैच नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है, ये डायगोनली मैच कर रहा है 1 1, ये 1 और ये 1 डायगोनली है, तो इसलिए ये ग्रुप नहीं बनाएगा। ग्रुप जब भी बनता है तो या तो हॉरिजेंटल बनता है या तो वर्टिकल बनता है। तो जब नहीं बनेगा तो अभी अब कितना ग्रुप बनेगा, इसमें जो ग्रुप बनेगा वो बनेगा तुम्हारा पहला ग्रुप इंडिविजुअल ग्रुप, क्योंकि एक के साथ ग्रुप किए, उस ग्रुप में एक ही मेंबर है। ये हो गया तुम्हारा दूसरा ग्रुप, और ये हो गया तुम्हारा तीसरा ग्रुप। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया इसमें टोटल नंबर ऑफ ग्रुप, इस के मैप में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप मेरे कितने हो गए, 3 हो गए। इसमें टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हो गए, 2 हो गए। हैश से मैं लिखता हूं टोटल नंबर ऑफ 2, इसमें नंबर ऑफ ग्रुप 3। मतलब ये हो गया मेरा ग्रुपिंग का कंसेप्ट। अब थोड़ा और इसको आगे लेके जाओ, देखना इसको मिस मत करना। ग्रुपिंग और के मैप को बनाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस के मैप का। ग्रुपिंग सीख गए तो के मैप खत्म हो जाएगा।
अब 4 वेरिएबल 8 वाले पे चलते हैं, तो सॉरी 3 वाले पे चलते हैं, 3 दूनी 6, मान लो ऐसा ही बना देते हैं। तो 3 वेरिएबल है तो कितना के मैप बनता है, 8 बनता है। चलो बन गया 8 मेरा। अब 8 अब जब 8 बन गया तो अब बात आता है कुछ वैल्यू डालने का। तो मान लो यहाँ 1 डाल दिए, यहाँ 1 डाल दिए, यहाँ 1 डाल दिए, यहाँ 1 डाल दिए। अब बताओ कितना ग्रुप बनेगा टोटल। देखो हर एक भी स्किप नहीं करना चाहिए, जस्ट रिमेम्बर इट। स्किप करने के बाद ये कहोगे इसको इसको मिलाकर हम ग्रुप बनाते हैं, नहीं, ये ग्रुप नहीं बनेगा। ग्रुप तभी बनेगा जब क्या हो, सीक्वेंस में अवेलेबल हो। सीक्वेंस बीच में कुछ गायब हो गया तो फिर वो ग्रुप नहीं बन सकता है। तो ग्रुप कितने हो गए इसके, 4 हो गए। 1 2 3 और 4। और कोई ग्रुप नहीं बन रहा है यहाँ पर। इसमें कितना टोटल ग्रुप बना, 4 ग्रुप बना। अब बात करते हैं इसी को हम और आगे ले जाकर के। इसमें भी यहाँ इस बार मैं 1 दे देता हूँ, इस बार इसमें भी क्या कर देता हूँ, 1 दे देता हूँ। अब देखो इसमें भी 1 दे दिया और इसमें भी 1 दे दिया, तो मिला। अब कितने ग्रुप बनेंगे, एक ग्रुप तो ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, और एक ग्रुप बन रहा है, दिस इज एक ग्रुप ये। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप अब मेरे पास कितना है, 1 2 और 3। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप मेरे पास कितना है, 1 2 और 3। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप मेरे पास कितने आ गए, 3 आ गए। बस समझ गए। अब चलो एक और अगला चीज निकालते हैं। चलो बिना कॉपी कलम का ऐसे चीज को करना क्या होता है ना, डिफिकल्ट होता है। तो एक चीज क्या है, मैं अभी से यहाँ रोक रहा हूँ ग्रुपिंग को। ग्रुपिंग के लिए मैं अलग नोट्स बना के देता हूँ आपको, जिसको कॉपी कलम से हमको बनाना पड़ेगा। लेकिन आप अपने नोट्स में उस चीज को मेंशन जरूर कीजिएगा, और नोट्स बनाने के बाद मुझे सेंड कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद नोट्स बनाइएगा, नोट्स पहले मत बनाइएगा। ये हो गया ग्रुपिंग। और यहाँ से आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा कि ग्रुपिंग मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा। ग्रुपिंग और रिडंडेंट ग्रुप। बस रिडंडेंट ग्रुप का थ्योरी मैं आपको बता देता हूं। कहता है रिडंडेंट ग्रुप व्हेन implicant group with other group and no any implicant rest in the group without another group, then this group is considered as redundant group. A redundant group is not considered at the time of forming expression. आप इसको यहां तक लिखिएगा, बात समझ गए। यहां तक इसको लिखने के बाद ये नंबर जो है मेरा नहीं है, ये नंबर जिस बच्चे का नोट्स है उसका डाला हुआ है, इसलिए आप इस नंबर को अपनी कॉपी में नोट्स नहीं कीजिएगा। ओके, इसको आप लोग यहां से ओमिट कर लीजिएगा जो आपके नोट्स में है। ओके, इसको हटा दीजिएगा आप यहां से। अगला कहानी है मेरा, ये हो गया मेरा रिडंडेंट ग्रुप, इसमें नहीं आता है तो इसको खत्म करोगे तुम लोग। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखो रिडंडेंट ग्रुप क्या होता है और आगे का चीज। नोट्स अभी आप लोग बनाइएगा तो रफ में बनाइएगा, इस नोट्स को आप कंप्लीट मत कीजिएगा। देखो बच्चे लोग, टाइम नहीं मिल रहा है टाइप करने का, इस वजह से मैं आपको क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। तो आज मैंने डिसाइड किया कि टाइप करना छोड़ो, जो नोट्स अवेलेबल है उससे पढ़ा दो। बात समझ गए। तो थोड़ी सी मेहनत अब आप लोगों को करनी पड़ेगी। और मैं अगर अपने टाइम की बात करूँ तो जैसा कि परम की शादी है अभी, आप लोग जानते ही हो, तो फिर और पता चला 5 दिन और आपका क्लास नहीं ले पाऊंगा। लेकिन अब मेरा एग्जाम भी आ गया है तो इसको हमको खत्म करना है, इसलिए आप लोग इसके नोट्स को खुद से नोट्स बनाइएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैं इस ग्रुपिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। और पॉज जो है, जब हम लोग सॉफ्ट कंप्लीट कर लेंगे तब पॉज की बात करेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।